कि हमने ये डिस्कस कर लिया था कि एम्बोलाई जो है वो या तो बहुत बड़ा होगा, वेरी लार्ज होगा, जिसको हम सैडल एम्बोलस कहते हैं, जिससे क्या वाकया हो जाती है, डेथ वाकया हो जाती है। ठीक है, हमने एग्जाम्पल पे यहाँ से समझा था कि अगर लेट सपोज ये इतना बड़ा हो कि मेन ट्रंक ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी को बंद कर दे। फिर हमने पढ़ा था कि एम्बोलस जो है ये लार्ज भी हो सकता है, वेरी लार्ज नहीं लेकिन लार्ज, इसको हम मेसोपल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। इसकी वजह से हमारे पास जो है पल्मोनरी आर्टरी एक ब्लॉक हो जाती है। जब पूरी एक पल्मोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, मेन ट्रंक नहीं, एक साइड वाली, तो इससे हमारे पास तीन मसले होते थे। एक तो वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच होता था, दूसरा ये सिम्टम्स आते थे सडन ऑनसेट डेस्निया, हाइपोक्सीमिया, चेस्ट पेन, टेकिकार्डिया वगैरह, और तीसरा क्या होता था, सडन पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती थी और सडन राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होता था। अब लंग्स की प्रॉब्लम की वजह से जब आपका हार्ट फेल हो जाए, राइट हार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, कोर पल्मोनेल। अब ये अगर अचानक हो, सडन हो, तो क्या कहेंगे, एक्यूट कोर पल्मोनेल। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है कि एक्यूट कोर पल्मोनेल किस वजह से होती है, तो हम क्या कहेंगे, मैसे मेसोपल्मोनरी एम्बोलिज्म। मैसे एक तो कोर पल्मोनेल की मोस्ट कॉमन काज क्या थी, सीओपीडी, सीओपीडी, जिसमें एम्फाइसीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्रॉनिक आते हैं। ब्रोंकाइटिस। ये भी कोर पल्मोनेल की, क्रॉनिक कोर पल्मोनेल की ये काजेस थी। एक्यूट कोर पल्मोनेल की काज क्या है, जिसमें सडनली राइट हार्ट आपका फेल हो जाए, मेसोपल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि भाई जो मेसोपल्मोनरी एम्बोलिज्म वाला पेशेंट होगा, ये सेप्टल डिविएशन इसमें हो जाएगी। ये हमने पढ़ा था कि इधर सेप्टम डिविएट हो गया तो लेफ्ट वेंट्रिकल की कैविटी का साइज कम होगा, जिसकी वजह से एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से बीपी डिक्रीज होगा। तो अगर आपको वो एम्बोलिज्म का केस है और उसमें कहे कि पेशेंट का बीपी जो है वो लो है और पेशेंट को सडन ऑनसेट डेस्निया, एपोक्सीमिया ये सिम्टम्स है, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये कौन सा एम्बोलिज्म है, मेसोपल्मोनरी एम्बोलिज्म है। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि एम्बोलस जो है ये स्मॉल भी हो सकता है, छोटा, और मल्टीपल भी हो सकते हैं, यानी एक से ज्यादा। इन दिस केस हम इसको क्या कहेंगे, सब मेसोपल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, और सब मेसोपल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होगी, ये छोटे छोटे जो पल्मोनरी आर्टीरियोल्स हैं, इनके अंदर ये छोटे छोटे एम्बोलाई स्टक हो जाएंगे। अब इसकी वजह से भी पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा या नहीं होगा, होगा। रास्ता आगे बंद है, होगा ना। यस सर। लेकिन यहाँ पे जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, ये एक्यूट ऑनसेट नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, इंसीडियस इन ऑनसेट होगी, यानी आहिस्ता आहिस्ता डिवेलप होगी। इंसीडियस ऑनसेट, आहिस्ता आहिस्ता डिवेलप होने वाला पल्मोनरी हाइपरटेंशन विच लीड्स टू इंसीडियस ऑनसेट कोर पल्मोनल। यार यानी आहिस्ता मार आहिस्ता पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से इन लोगों में भी राइट हार्ट फेल होगा, लेकिन ये अचानक नहीं होगा, इसको कई साल लगेंगे, इसको टाइम लगेगा। समझ आई है। यस सर। तो ये हमारे पास वो हो गया। इसके बाद हमने वर्कअप की बात की, तो हमने कहा था कि भाई ईसीजी करेंगे, हम चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे डी डायमर लेवल, कंप्रेशन अल्ट्रासाउंड विद डॉपलर टू लुक फॉर डीवीटी, क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहाँ से आया हुआ होता है, यूजुअली डीवीटी से आया हुआ होता है ना। यस सर। जो यस सर। डीप वेन के अंदर थ्रोम्बस है, उसकी एम्बोलाइजेशन हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राम। गोल्ड स्टैंडर्ड यानी 100% करेक्ट टेस्ट कौन सा है, पल्मोनरी एंजियोग्राफी, लेकिन इसमें आप कैथेटर डालते हो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, तो ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है एज कंपेयर टू सीटी स्कैन। ये तो इन्वेजिव नहीं है ना, इसमें तो आप मरीज को लिटा दो और उसका सीटी स्कैन ले लो। मरीज के जिस्म के अंदर कोई चीज डालते तो नहीं हो ना। पल्मोनरी एंजियोग्राफी में तो कैथेटर डालते हो, उसके टिप के ऊपर कैमरा लगा हुआ होता है, वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, तो आप देखते हो। यहाँ तक समझ आ गई। यस सर। यस सर। अब आप देखो इसमें से कौन सा टेस्ट हमने कब करना है। देखो जो वेल स्कोर है ना, ये आपको बताता है कि भाई इस बंदे के अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म का लाइकली है, यानी इम्कान बहुत ज्यादा है या इम्कान बहुत कम है, लाइकली है या अनलाइकली है। ये वेल्स क्राइटेरिया, वेल स्कोर है, ये हमने पढ़ा था ना कल। यस सर। यानी यस सर। आपके पास जो पेशेंट आया है इन सिम्टम्स के साथ, आपने देख लिए डीवीटी के सिम्टम्स, पाँव चेक किया, पाँव के अंदर स्वेलिंग, वार्मथनेस, पेन, ये चीजें थी, रेडनेस। ये साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डीवीटी, आप 3 पॉइंट दे दोगे। आपने इस बंदे की जो प्रेजेंटेशन है कि टिकिपनिया है, चेस्ट पेन है,
डेस्निया है, और काजेज रूल आउट कर दी, जैसे न्यूमोथोरैक्स आपने देख लिया एक्सरे में कि नहीं है, आपने देख लिया कि भाई इसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन नहीं है, आपने देख लिया कि इसको कोई और चेस्ट के अंदर ट्रामा नहीं है, यानी जो ये सिम्टम्स करवा सकता है। तो अब आप क्या कहोगे कि भाई इस पेशेंट में लाइकली डायग्नोसिस क्या है, पल्मोनरी एम्बालिज्म है, तो इस बेसिस पे भी आप 3 पॉइंट दोगे। टेकिकार्डिया का 1.5, पिछले 4 हफ्तों में कोई सर्जरी हुई हो, या पिछले 3 दिन से ज्यादा ये इमोबलाइज हुआ हो, तो 1.5 पॉइंट। प्रायर डीवीटी या पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी पहले भी इसको डीवीटी या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुई है कभी, तो 1.5 पॉइंट। हिमोप्टाइसिस 1 पॉइंट। और एक्टिव मेलिग्नेंसी, कैंसर का मरीज है, तो फिर भी 1 पॉइंट, क्योंकि मेलिग्नेंसी में आप प्रोकोआगुलेंट स्टेट में होते हो, मेलिग्नेंसी में क्लाट के थ्रोम्बस के बनने का चांस ज्यादा होता है, तो 1 पॉइंट। तो ये कैलकुलेट करके अगर तो जवाब आपके पास क्या आता है, 0 से लेके 4 तक आता है, 0 आता है, या 1 आता है, या 2 आता है, या 3 आता है, या 4 आता है, तो हम क्या कहेंगे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म लाइकली नहीं है, अनलाइकली है। तो इस बेस पे चूंकि अनलाइकली है, तो हम डायरेक्टली सीटी स्कैन नहीं करवाते, सीटीपीए नहीं करवाते, बल्कि क्या करवाते हैं, डी डायमर। डायमर। डी अब डायमर। अगर इस पेशेंट का डी डायमर भी नेगेटिव आ जाए, देखो वेल स्कोर के मुताबिक भी अनलाइकली है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और डी डायमर भी अगर नेगेटिव आ जाए, तो हम कहते हैं कि भाई अब ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं हो सकता, यानी हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म को रूल आउट कर देते हैं, इसका इम्कान खत्म कर देते हैं कि भाई ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं है, ये कोई और वजह है। समझ आई? यस सर। लेकिन अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो वेल स्कोर है वो 4 से ज्यादा हो, तो आप अब ये बहुत ज्यादा इम्कान है कि ये क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, तो अब आप डी डायमर नहीं करोगे, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पे आओगे, जो कि क्या है, सीटीपीए, सीटी पल्मोनरी सीटीपीए एंजियोग्राम। एंजियोग्राफी। समझ आई? यस सर। अच्छा, यस सर। अब ये जो अनलाइकली था, 0 से लेके 4 तक पॉइंट थे, इसका जो डी डायमर क्या था, खुदा ना खास्ता इसका डी डायमर पॉजिटिव आ जाए, तो अब भी आप कंफर्मेशन के लिए क्या करोगे, सीटीपीए। सीटीपीए। समझ आई है इसकी या नहीं आई? सर आ गई। आइए सर। ये जो यहाँ पे हमने ये किया है, इसकी समझ आई है ना आपको? यस अच्छा, सर। अब ट्रीटमेंट की तरफ अगर बात करें, तो ट्रीटमेंट में हमने पढ़ा है कि भाई अगर तो मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पेशेंट जब आता है, तो उसका बीपी लो होता है ना, हीमोडायनामिकली अनस्टेबल होता है, बीपी उसका लो होता है, शॉक में जा रहा होता है, तो अब आप इस पेशेंट में क्या करोगे, थ्रोम्बोलाइसिस करोगे। आप इस पेशेंट को थ्रोम्बोलाइसिस करोगे एल्टेप्लेस के जरिए से, एल्टेप्लेस ड्रग है, ये दोगे। एल्टेप्लेस पता है क्या करता है, एल्टेप्लेस किसकी तरह काम करता है, टीपीए की तरह। एल्टेप्लेस टीपीए की तरह काम करता है, यानी आपने पेशेंट को एल्टेप्लेस दिया, एएलटी मतलब एल्टेप्लेस, वो जाएगा, वो प्लाज्मिनोजिन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करेगा, और प्लाज्मिन क्या करेगा, क्लाट को तोड़ेगा। तो देखो जो मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म थी, उसमें तो यहाँ पे ये देखो, ये ये यहाँ पे फंस गया है ना, एक पल्मोनरी आर्टरी में, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल के ऊपर जोर ज्यादा है, सेप्टल डिविएशन हो गई है, बीपी लो हो गया है, मरीज की हालत खराब हो रही है, तो हम इस क्लाट को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। क्लाट को तोड़ने का मतलब है थ्रोम्बोलाइसिस, और ये आप किसकी मदद से करोगे, कौन क्लाट को तोड़ता है, क्लाट को सिर्फ एक चीज तोड़ सकती है, और वो है प्लाज्मिन। प्लाज्मिन किस चीज से बनता है, प्लाज्मिनोजिन से, लेकिन खुद ब खुद नहीं बनता, आपने इसको कन्वर्ट करना होता है। तो नॉर्मली तो टीपीए करता है, लेकिन अगर इसने नहीं किया, नहीं कर रहा, तो आप बाहर से क्या दोगे, एल्टेप्लेज। एंटीप्लेज। एंटीप्लेज मशर। तो मैनेजमेंट की जब बात आती है, तो देखो अगर तो हो मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो हम थ्रोम्बोलाइसिस करेंगे, यानी क्लाट को तोड़ेंगे, थ्रोम्बस को तोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एल्टेप्लेज। एल्टेप्लेज क्या करता है, क्या करता है, टी टीपीए। सर ये फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट प्लाज्मिनोजिन करके को कन्वर्ट करता है इनटू प्लाज्मिन, प्लाज्मिन में। ठीक है सर। और प्लाज्मिन फिर क्लाट को तोड़ देता है, थ्रोम्बोलाइसिस कर देता है, क्लाट बस्टर है ये, क्लाट को तोड़ देता है। समझ आई है? यस सर। अब अगर तो हो सब में से पल्मोनरी एम्बोलिज्म, देखो जो वेरी लार्ज एम्बोलस होगा, सेडल एम्बोलस, ये मरीज तो आपके पास पहुंचने से पहले ही क्या हो जाएगा, मर जाएगा। मर जाएगा। मर जाएगा। जो मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाला था, हमने पढ़ लिया कि इसको हम क्या देंगे मैनेजमेंट में,
एल्टेप्लेज देंगे ना, एल्टेप्लेज देंगे। एल्टेप्लेज। वेरी लार्ज एम्बोलाई यानी सडन एम्बोलाई वाला तो मौका ही नहीं मिलता हमें, वो मर जाता है। मेसियोपल्मोनरी एम्बोलिज्म वाला पेशेंट आएगा, बीपी लो होगा, ये सारी सिम्टम्स होंगी उसको, हम इसको इसकी थ्रोम्बोलाइसिस करेंगे, यानी क्लाट को तोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एल्टेप्लेज। और जो स्मॉल एम्बोलाई है जिसको हम सब मेसियोपल्मोनरी एम्बोलिज्म भी कहते हैं, इसमें हम सिर्फ एंटीकोआगुलेंट्स देते हैं। इसमें हम सिर्फ क्या देते हैं? एंटीकोगुलेंट। एंटीकोआगुलेंट। इसका क्या फायदा है एंटीकोआगुलेंट का? कि भाई जो क्लाट छोटे छोटे बने हैं ये मजीद ज्यादा ना हो जाएं। जितने हैं वो तो ठीक है, हमारा गुजारा चल रहा है, मरीज का बीपी नॉर्मल है, मरीज हीमोडायनामिकली स्टेबल होता है ना, सब में से यस सर। पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है, गुजारा चल रहा है, तो हमने मजीद क्लाट को बनने से बचाना है, उसके लिए हम क्या देंगे? जो ड्रग देंगे वो है एंटी कोआगुलेंट्स। तो आपके पास जो एंटी कोआगुलेंट्स हैं सब में से पल्मोनरी एम्बोलिज्म में जो आप देते हो, उसमें कितने किस्म के आते हैं? 5 किस्म के। ये मैंने डीबीटी में भी आप लोगों को ऊपर पढ़ा हुआ है। अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन आता है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन आता है, फोन्डापेरिनाक्स आता है, वारफेरिन आता है, और डायरेक्ट एक्टिंग ओरल एंटीकोआगुलेंट्स आते हैं, जिसको हम डोक्स भी कहते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग ओरल एंटीकोगुलेंट। एंटीकोआगुलेंट। समझ आई? यस अब सर। देखो, अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम यह है कि आपने इसकी एपीटीटी का टेस्ट करवाना होता है, मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। एपीटीटी आपने इसकी मेंटेन रखनी होती है 30 और 40 के दरमियान। पहला नुकसान यह है कि इसको किस चीज की जरूरत होती है? किस चीज की एपीटीटी। जरूरत होती है? मॉनिटरिंग की, कि आपने कंटिन्यूअसली हर तीसरे चौथे पांचवें दिन इसका ब्लड टेस्ट करना है, एपीटीटी वाला, कि एपीटीटी ज्यादा तो नहीं हो गया, क्योंकि ये दवाई ये है इनफ्लेक्शनेटेड हेपारिन एपीटीटी को ज्यादा करती है, जिसके फिर अपने नुकसान आते हैं। तो एक नुकसान इस दवाई का ये है कि इसको किस चीज की जरूरत होती है? मॉनिटरिंग की। दूसरा नुकसान इसका ये है कि ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का प्लेटलेट्स को कम कर सकता है। कैसे? हीट के जरिए से। एच आई टी का क्या मतलब है? हेपारिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। गौर से सुनो, जब आप किसी बंदे को अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन देते हो ना, तो कभी कभी हमारी बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना देती है, और वो एंटीबॉडीज प्लेटलेट के ऊपर अटैक करती हैं और प्लेटलेट्स को तोड़ती हैं। तो प्लेटलेट्स क्या हो जाएंगे? कम हो कम हो जाएंगे ना, जाएगी। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। तो इसको कहते हैं हेपारिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इस बंदे को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्यों हुआ, प्लेटलेट कम क्यों हुए? क्योंकि आपने इस बंदे को अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन दे दी थी, और अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन के खिलाफ बॉडी ने एंटीबॉडीज बना दी थी, और उन एंटीबॉडीज ने प्लेटलेट को तोड़ दिया, इसलिए प्लेटलेट कम हो गए। तो दो इसके नुकसान है, समझ आइए इसकी। एक, यस इसको सर। मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, दूसरा ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करवाता है, इसलिए हम आजकल अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन यूज नहीं करते। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन ये अच्छे हैं, ये आप यूज कर सकते हो, इसमें मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये क्या है? ये और फोन्डिपेरिनॉक्स दोनों में मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये आपने सबक्यूटेनियसली इंजेक्शन की शक्ल में लेनी होती है, स्किन के अंदर जो इंजेक्शन लगाते हैं, मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं होती। ठीक है। इसके बाद चौथे यस सर। नंबर पे आता है वारफेरिन। अब वारफेरिन भी अच्छा है, लेकिन वारफेरिन के दो नुकसान हैं। पहला नुकसान ये है कि आप वारफरीन पहले दिन से काम शुरू नहीं करता, यानी आपने आज वारफरीन इसको देना शुरू की ना मरीज को, तो वारफरीन का असर 5वें दिन आएगा। इट विल टेक एटलीस्ट 5 days टू वर्क। समझ आइए? यस सर। पहली बात तो ये, इसको टाइम लगने में काम करने में, असर करने में टाइम लगता है। दूसरा, आपने मुसलसल इसकी आईएनआर की मॉनिटरिंग करनी होती है, और आईएनआर 2 और 3 के दरमियान में रखना होता है। अगर पेशेंट का आईएनआर 3 से ज्यादा हो जाए, आपने फिर वारफरीन की डोज एडजस्ट करोगे, तो 2 से कम हो जाए फिर वारफरीन की डोज एडजस्ट करोगे। तो आपने मुसलसल इसके आईएनआर के मुताबिक इसकी डोज एडजस्टमेंट करनी होती है, यानी इसकी मॉनिटरिंग करनी होती है, जो कि एक हेडेक है, सर दर्द है। अब बार बार मॉनिटरिंग कौन करे? समझ आइए? वारफरीन के यस कौन सर। से दो नुकसान हैं? एक, कि ये पहले दिन से काम नहीं करता, इसको टाइम लगता है, 5वें 6ठे दिन इसका असर आएगा। दूसरा नुकसान इसका क्या है?
मॉनिटरिंग रेज द आईएनआर। मॉनिटरिंग, क्या आईएनआर की मॉनिटरिंग करनी होती है, क्योंकि ये आईएनआर को बढ़ाता है। जिस तरह अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन एपीटीटी को बढ़ाता था, इसी तरह वारफरिन आईएनआर को बढ़ाता है। आईएनआर को बढ़ाता है। और 5 दिन लगते हैं इसको असर दिखाने में। तो पहले 5 दिन अगर आपने फैसला कर ही लिया है कि नहीं यार मैंने और कुछ नहीं करना, मैंने वारफरिन देना है, तो फिर भी आप क्या करोगे, पहले जो 5 दिन है, यानी देखो ये आपने वारफरिन देना शुरू की ना, 0 1 2 3 4 5, तो वारफरिन का असर तो बाद में आएगा ना, स्टार्ट में नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो ये जो पहले 5 दिन है, इसमें आप इन ऊपर वो जो 3 चीजें हमने पढ़ी है ना, इनमें से कोई एक चीज वैसे भी दोगे, या पेशेंट को अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन दोगे, या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन यानी एनोक्सापारिन दोगे, या फोनडिपेरिनॉक्स दोगे, पहले 5 दिन। ये बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है कि इन्हें वारफरिन टेक एटलीस्ट 5 days टू वर्क, सो इट कैन बी ब्रिजिंग बाय एनी ऑफ द अबव मेंशन ड्रग। जो ऊपर ड्रग मेंशन है हम उसके साथ इसको ब्रिज करते हैं, यानी पहले 5 दिन, फर्स्ट 5 days हम या अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन देते हैं, या एनोक्सापारिन देते हैं, या फोनडिपेरिनॉक्स देते हैं एलॉन्ग विद वारफरिन, वारफरिन के साथ। फिर हम 5वें दिन ये ऊपर वाली चीजें बंद कर देते हैं। अगर आपने अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन दे रहे थे तो आप वो बंद कर देते हो और वारफरिन जारी रखते हो, और आप उसकी मॉनिटरिंग करते हो आईएनआर की। समझ आइए। इसके बाद आते हैं किंग, ये बादशाह हैं। आजकल हम ये यूज करते हैं, वार्ड्स में भी हम ये यूज करते हैं। ये जो डायरेक्ट एक्टिंग ओरल एंटीकोआगुलेंट है, इसको नोवल ओरल एक्टिंग एंटीकोआगुलेंट भी कहते हैं। नोवल मीन न्यू, क्योंकि ये नई दवाइयां हैं, ये जदीद इजाद है। आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है सर। यस सर। डायरेक्ट एक्टिंग ओरल एंटीकोआगुलेंट भी कहते हैं, और नोवल, नोवल किसे कहते हैं, नया, न्यू। नोवल ओरल एंटीकोआगुलेंट्स भी कहते हैं। नोवल क्यों? क्योंकि ये न्यू ड्रग्स हैं। वारफरीन और हेपारिन को तो इजाद हुए बहुत टाइम हो चुका है, ये अभी न्यू इजाद हुई है। इसका क्या फायदा है? इसके हैं दो, जिस तरह ऊपर वालों के दो दो नुकसान थे ना, इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा, स्टार्ट टेबलेट। वर्किंग विद इन आवर्स, स्टार्ट वर्किंग विद इन आवर्स। जिस तरह वारफरीन के 5 दिन लगते थे ना, इसके कुछ घंटे लगते हैं। आपने मरीज को डायरेक्ट एक्टिंग ओरल एंटीकोआगुलेंट दे दी, कुछ घंटों में इसका असर आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। समझ आइए। दूसरा, ये ओरल है, तो टेबलेट की शक्ल में, इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है रोजाना, सिर्फ रोजाना गोलियां खाओ, टेबलेट्स खाओ। तीसरा क्या फायदा है, मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है, मॉनिटरिंग नॉट रिक्वायर्ड, तो ये तो और अच्छी बात हुई। चौथी चीज, अगर आप चाहते हो कि भाई जो डायरेक्ट एक्टिंग ओरल एंटीकोआगुलेंट मैं मरीज को दे रहा हूं इसका असर खत्म हो जाए, तो इसके लिए इसका एंटीडॉट भी अवेलेबल है। यानी आप इस दवाई का असर खत्म भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एंटीडॉट। समझ आइए या नहीं आई? सर आ गए। आइए सर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एक्टिंग ओरल एंटीकोआगुलेंट के ये फायदे हैं कि डज नॉट रिक्वायर मॉनिटरिंग, एंटीडॉट भी अवेलेबल है, ठीक है, ओरल भी है, और वर्किंग, स्टार्ट वर्किंग विद इन फ्यू आवर्स। और एग्जांपल इसकी क्या क्या है, डेबिगाट्रान हो गया, एपिजेबैन, इनके नामों में एक्स ए आता है, एक्स ए, रिवारोजेबैन, डेट्रीजेबैन, ये सारे डायरेक्ट एक्टिंग ओरल एंटीकोआगुलेंट है। और एंटीडॉट, अगर आपसे कोई पूछे कि डेबिगाट्रान का एंटीडॉट क्या है, ये जो डेबिगाट्रान था ना, इसका एंटीडॉट क्या है, तो इसका एंटीडॉट है इडारो, एडारोसिजोमाब। ये सिर्फ आप ये एक याद कर लो, ये नीचे वाला याद ना करो, ठीक है। एडारोसिजोमाब इसका एंटीडॉट है, तो ये आप देते हो। अच्छा, अब कितने अरसे तक देते हो, कितने अरसे तक देते हो? क्या ये सारी जिंदगी ये एंटीकोआगुलेंट्स यूज करेगा? देखो, अगर तो इसको प्रोवोक्ड डीवीटी हुआ था, यानी डीवीटी की कोई काज थी। प्रोवोक्ड डीवीटी का क्या मतलब? कोई विकास थी ड्यूटी की। कोई काज थी, जो आपने वर्को ट्राइड में शी पढ़ा ना, उसमें से यस कोई सर। भी एक काज इस बंदे में मौजूद थी, यानी आपको पता चल गया कि इस बंदे को डीवीटी इस वजह से हुई थी, तो आप इसको एंटीकोआगुलेंट 3 महीने के लिए दोगे। और अगर अनप्रोवोक्ड डीवीटी हो, यानी आपने इन्वेस्टिगेशन की लेकिन आपको कंफर्म नहीं हुआ कि भाई इसको डीवीटी किस वजह से हुई थी, तो आप इसको फिर 6 महीनों के लिए दोगे। ठीक है। यस सर। और अगर रिकरेंट हो, बार बार हो रहे हो,
आप लाइफ लॉन्ग दोगे, सारी उम्र, अगर बार बार डीवीटी हो रहे हो। समझ आई है? अब एक बंदा है, लेट सपोज वो ये कहता है कि यार मैं लाइफ लॉन्ग दवाइयां यूज नहीं कर सकता। आप उसको कहोगे कि भाई आपको बार बार डीवीटी हो रहा है, आप सारी उम्र दवाई यूज करो ताकि डीवीटी ना हो। वो कहता है नहीं मैं बार बार दवाई यूज नहीं कर सकता। तो आप कहोगे कि यार फिर तो आपको खतरा है कि आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगी, क्योंकि जब डीप वेन के अंदर थ्रोम्बस बनता है, डीवीटी बनता है, तो ये इसका जो फेट है, हमने पढ़ा कि ये फेट हमने पढ़ा था ना, उस फेट में एक चीज क्या थी कि ये क्या हो सकता है, एम्बोलाइज हो सकता है। Yes, यस sir. यस पढ़ा था ना हमने? जो फेट है थ्रोम्बस का, उसमें एक है एम्बोलाइजेशन। तो अगर ये एम्बोलाइज होगा तो इसको बार बार क्या होगी डीवीटी की वजह से, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगी। मरीज ये कहता है कि मुझे बार बार डीवीटी हो रही है लेकिन मैंने दवाइयां यानी एंटीकोगुलेंट्स यूज नहीं करनी। तो आप उसको क्या ऑप्शन दे सकते हो, इंफीरियर वेना केवा फिल्टर। इंफीरियर वेना केवा, इसमें क्या करते हैं हम, देखो इंफीरियर वेना केवा फिल्टर ये नजर आ गया आप लोगों को जो मैंने लिखाई की। यस सर अब देखो ये आखिरी पॉइंट है बस, इसमें हम करेंगे क्या, ये जो वेना केवा है ना, लेट सपोज ये वेना केवा है, ये वेना केवा है, हम ना इस वेना केवा के अंदर फिल्टर लगा देते हैं इस तरह है। अब Blood. इस फिल्टर के अंदर ये छान है, छान जिसे Well, हम चाय वो करते हैं ना। अब इसके से होगा क्या, देखो ब्लड तो इसमें से गुजरेगा क्योंकि छान है, ब्लड तो फ्लूइड होता है तो ब्लड तो गुजरेगा। लेकिन अगर कोई क्लाट आ रहा है तो क्या क्लाट गुजर सकेगा इससे, इस छान से? no, sir. नहीं गुजर सकेगा। तो Mm. क्लाट हार्ट के पास नहीं आएगा, हार्ट से लंग में नहीं आएगा, यानी पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं होगी। ये क्लाट आप हार्ट के पास और लंग्स के पास जाने से रोक रहे हो विद द हेल्प ऑफ ए फिल्टर विच इज कॉल्ड इंफीरियर वेना केवा फिल्टर। तो हम ऐसे बंदे में इंफीरियर वेना केवा के अंदर फिल्टर लगा देते हैं। समझ आई है? Yes. यस ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। मैं आप लोगों के साथ इसकी